So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this photosynthesis since from 2 days. यानी पिछले 2 दिनों से हम ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो फिजियोलॉजी में आता है, ये पिछले 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें पहला टॉपिक जो था दैट वाज इंट्रोडक्शन. उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर वाज दैट, और जो बेसिक कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस के मतलब वो भी हमने पढ़े इसमें. तो डिफिनीशन मैंने बताई इसमें. तो इसके बाद दूसरा लेक्चर जो पढ़ा हमने दैट वाज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. सेकंड लेक्चर जो इसका था दैट वाज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. यानी मैंने बताया कि कहाँ से ये फोटोसिंथेसिस जो इस पर काम कब शुरू हुई, किस साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें किया, किस साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन इसमें दे दिया, या किसने कौन सी काम की, या कब ये स्टार्ट हुई इस पर वर्क. तो दैट इज कॉल्ड एज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. तो पहला एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा रिकैप दे दूँ आपको कि कल हमने पढ़ा क्या. पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा दैट वाज बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट. अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ 4-5 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं. तो हमने उन्हीं पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया क्या, क्योंकि आपको कल बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी एतबार से पेपर सेट होते हैं, फ्रेम होते हैं, या अगर नीट के एतबार से हम देखेंगे तो वहाँ भी एनसीईआरटी से पेपर जो हो सेट होते हैं, लिहाजा हम स्ट्रेस ज़्यादा इन्हीं पर देते हैं. तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया दैट वाज बेल एंड जार गिवन बाय और कंडक्टेड बाय जोसेफ प्रेस्टली. ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था. दूसरा एक्सपेरिमेंट दैट वाज बाय शाबाश जैन एंजिनहॉज. दिस वाज सेकंड एक्सपेरिमेंट ये एंजिनहॉज ने किया. तो उसने कहा, हालांकि ये जो जोसेफ प्रेस्टली था उसने बताया कि आयर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स. ये हमने कल अच्छी तरह पढ़ लिया. तो उसके बाद ये आया जैन एंजिनहॉज. तो उसने बताया सनलाइट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स. तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया. तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम है शाबाश सैट्स. तो सैट्स और एक साइंटिस्ट आया, उसने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लेकिन उसने ये बता दिया जो प्लांट्स हैं जब ये फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इनमें वो जो फूड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, या वी कैन राइट डाउन हियर केमिकल फार्मूला C6H12O6. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन होते हैं और इट गिव्स C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं या स्टार्च. तो बाद में उसने कहा कि ये ग्लूकोज जो बनता है ये प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो ये इसने कहा सैट्स ने. तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया दैट वाज कॉल्ड एज T.W. एंगलमैन. उसने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया. उसने एक प्लांट ले लिया, एल्गा था दैट वाज कॉल्ड एज क्लेडोफोरा, जो कल मैंने डिटेल में बताया. तो उस पर उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक प्रिज्म ले लिया. प्रिज्म तो आपने देखा होगा दैट इज यूज्ड फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो उसने ले लिया. तो उसके बाद उसने और एक बैक्टीरिया का सस्पेंशन ले लिया, एरोबिक बैक्टीरिया, जो मैंने कल डिटेल में बता दिया. तो आपको कल लेक्चर देख सकते हैं. तो फिर उसने जब इस पर कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, उसने देख लिया ये क्लेडोफोरा प्लांट जो है जब इस पर लाइट पड़ती है तो जाहिर सी बात है इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी. तो उसने देखा जो बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया, ये इन लीव्स के इर्द गिर्द एकोमोडेट होते थे, जमा होते थे. लेकिन जब उसने प्रिज्म यहाँ इस्तेमाल किया जिस पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट स्कैटर होती है इन द 3-7 बैंड ऑफ कलर्स, तो यहाँ उसने देख लिया ये एरोबिक बैक्टीरिया 2 वेवलेंथ्स पर ज़्यादातर जमा होते हैं. वन इज कॉल्ड एज शाबाश ब्लू, सेकंड इज कॉल्ड एज रेड. ये कल मैंने बताया दीज 2 वेवलेंथ्स. उसने देख लिया कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो थे
एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जब इनका फोटोसिंथेसिस हो जाएगी यहाँ पर क्या इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन होगा इवॉल्व, तो इसीलिए ये बैक्टीरिया इसके इर्द गिर्द ज़्यादा जमा होते थे। लेकिन लाइट वाज बिलीव एंड दिस रेड वेवलेंथ, तो उसने लास्ट में ये बताया कि ये दो वेवलेंथ्स है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, नेम द वेवलेंथ्स at which more and more photosynthesis takes place, that is number 1 blue, number 2 red। तो उसके बाद और एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट आया दैट्स कॉल्ड एज शाबाश नाइल। ये मैंने कल डिस्कस किया अच्छी तरह, आपको ये लेक्चर में देख सकते हैं। तो नाइल और एक साइंटिस्ट आया, तो उसने कहा, उसने दो बैक्टीरिया लिए, वन इज कॉल्ड एज पर्पल बैक्टीरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्रीन बैक्टीरिया, वन इज कॉल्ड एज पर्पल। तो ये नाइल एक्सलर जो था उसने दो तरह के बैक्टीरिया ले लिए, वन इज कॉल्ड एज पर्पल बैक्टीरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज ग्रीन बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जब उसने एनालिसिस की तो उसने देख लिया, हालांकि हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस शाबाश H2O gives C6 H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर, है ना। लेकिन जब इस नाइल ने इनकी फोटोसिंथेसिस देखी तो यहाँ पर उसने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता है, बल्कि ये H2S के साथ कंबाइन होता है। यानी यहाँ उसने देख लिया, यहाँ पर ये बैक्टीरिया वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद क्या देते हैं यहाँ पर C6 H12O6 प्लस S। जब यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस देखी, यहाँ पर क्या इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्या इवॉल्व होता है, दैट इज व्हाई दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, बिकॉज दे हियर sulfur gas is produced, but in these organisms here oxygen is produced। Here this hydrogen donor is H2S। कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, in purple and green, ये पॉइंट नोट डाउन करो, in purple and green bacteria, green sulfur bacteria, in purple and green sulfur bacteria, instead of water H2S is used, instead of water H2S is used as हाइड्रोजन डोनर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S गिव्स C6 H12O6 प्लस यहाँ पर सल्फर, लेकिन जो हम वो इक्वेशन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6 H12O6 प्लस O2। यहाँ तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, यहाँ पर सल्फर इवॉल्व होता है, यहाँ H2S एज हाइड्रोजन डोनर इस्तेमाल होता है, यहाँ वाटर और H2O एज हाइड्रोजन डोनर इस्तेमाल होता है। तो तभी तो जब लास्ट पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी गई जो मैंने कल बताया, तो वहाँ पर मैंने लिख दिया CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, गिव्स C6 H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। हालांकि 10th में आपने पढ़ लिया है यहाँ तक, है ना। अगर आप 10th का साइंस देखेंगे वहाँ पर ये वाटर नहीं दिखाया गया है, वहाँ तो अप टू C6 H12O6 एंड, बट ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट इक्वेशन इज यहाँ पर हमने वाटर भी ऐड करना है, जो फोटोसिंथेसिस वाटर इज आल्सो फॉर्म्ड। तो यहाँ पर दिस कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट ये भी आ सकता है, जो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्ट, PP, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ।
Without oxygen, life cannot be sustained. So this is called as secondary product, or this is called as byproduct. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है during photosynthesis, the byproduct produced is oxygen. ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपका नीट हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो तो वहाँ ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है. सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. तो यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया. मैंने यहाँ ये मुनासिब समझा कि थोड़ा मैं इसको रिकैप कर लूँ ताकि आपको लगे कि हमने कल पढ़ा क्या. तो एक्चुअली आज का टॉपिक जो है दैट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कहाँ पर होती है, प्लांट जो है सेल है किस पार्ट में होती है. तो अगर आपको याद होगा मैंने जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई तो लीफ में मैंने कहा देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स. दोज सेल्स आर कॉल्ड एज मीसोफिल सेल्स. यानी जब एनाटॉमी मैंने पढ़ाई ट्रांसवर्स सेक्शन का आप लीफ में जब मैंने पढ़ाया चाहे डाइकाट का हो या मोनोकाट का हो तो मैंने उस वक्त बता दिया कि जो लीफ है देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स. सो दो सेल्स आर कॉल्ड एज मीसोफिल सेल्स. तो ये मीसोफिल सेल्स जो होते हैं दे कंटेन दिस क्लोरोप्लास्ट इन एबंडेंस. दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन एबंडेंस. सो हियर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. क्लियर. तो लिहाजा ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें फोटोसिंथेसिस होती है. वो साइड फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है फिर क्लोरोप्लास्ट ना. कभी कभी आ सकता है एग्जाम में द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट. मगर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है ना, उनमें तो ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो उनमें कहाँ फोटोसिंथेसिस होगी. तो वहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया बिलीव ग्रीन एल्गी, वहाँ पर एक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज थाइलोकॉइड. ये आप पॉइंट नोट कर लो, थाइलोकॉइड. यानी इन प्रोकैरियोट्स और बिलीव ग्रीन एल्गी where photosynthesis takes place, they contain a component called as thylakoid. तो इसी थाइलोकॉइड में वहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है. मगर जो यूकैरियोट्स होते हैं हाँ उनमें भी होते हैं, लेकिन ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकॉइड होता है. यहाँ पर साइटोप्लाज्म में थाइलोकॉइड होता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है. इसीलिए मैंने यहाँ ये मुनासिब समझा कि कोई आपको ये क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है इनमें क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं तो कहाँ इनमें फोटोसिंथेसिस होगी. तो आपका जवाब होगा थाइलोकॉइड्स. क्लियर. तो ये क्लोरोप्लास्ट है. और अगर आप 9th का साइंस में क्या बायोलॉजी यानी सेल आपने वहाँ पढ़ी होगी तो वहाँ आपने एक क्वेश्चन ये पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो वहाँ हम लिखते हैं इन प्लांट सेल देयर आर प्लास्टिड्स है ना, देयर आर प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स जो है ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं, वहाँ एब्सेंट होते हैं. तो ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट. Second is called as leucoplast. तो क्रोमो मीन्स कलर्ड. इनमें कलर्स होते हैं. So they can be further classified into various types. One is called as chloroplast. Second is called as rhodoplast. Third is called as pheoplast. So it depends upon the shade, color. तो जो हम प्लांट यहाँ देखते हैं जिनका कलर लीफ का ग्रीन होता है सो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. तो कुछ प्लांट्स आप देखेंगे एल्गी दे आर रेड इन कलर, दे आर ब्राउन इन कलर. वहाँ पर तो डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं. तो सेकंड इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज वाइट प्लास्ट्स आर कलरलेस प्लास्ट्स. तो इनमें कलर तो होता ही नहीं कि पिगमेंट्स होते ही नहीं इनमें. सो दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज. दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज. ल्यूकोप्लास्ट की फंक्शन जो है दैट इज स्टोरेज. ये कंपोनेंट स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तो दिस द पार्ट ऑफ प्लास्टिड्स.
तो क्लोरोप्लास्ट उन प्लांट्स में देखोगे जिनका कलर लीफ का या स्टेम का ग्रीन होता है. जनरली ग्रीन इज लीफ, बट इन सम प्लांट्स स्टेम भी ग्रीन होता है. तो फ्रूट जब बनता है पहले वो भी ग्रीन होता है ना. तो उस वक्त वो भी फोटोसिंथेसिस करता है. जो पार्ट आप प्लांट में ग्रीन पाओगे तो यू शुड माइंड टेक इन माइंड, रिमेंबर इट दैट ये भी फोटोसिंथेसिस करता होगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो पहले हम ये देखेंगे क्लोरोप्लास्ट. दीज आर ग्रीन प्लास्ट्स. आप इनको क्लोरोप्लास्ट्स आर green plasts are green cell organelles. These are green cell organelles present only in eukaryotes. They are present only in eukaryotes. They are green in color due to the presence of chlorophyll A and B. They are green in color. It is because due to the presence of chlorophyll A and B. तो ये रहा डिफिशन. तो उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे नंबर. एक सेल में प्लांट की एक सेल कोई भी प्लांट ले लीजिए, इसके सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या हो सकता है. तो नंबर जो है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. इट इज नॉट कांस्टेंट इन अ स्पीशीज. मिसाल के तौर पर हम एक ग्रीन एल्गा ले लेंगे, क्लामाइडोमोना. सुना है इसका नाम? क्लामाइडोमोनास. हाँ, ये एक ग्रीन एल्गा है. तो उसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट दिया. इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है. किसमें? क्लामाइडोमोनास में. अब अगर दूसरा एल्गा ले लेंगे हम, सुपायरोगाइरा. सुना है? सुपायरोगाइरा वेरी इंपॉर्टेंट एल्गा. ये हम एक्सपेरिमेंट एतबार से हम इसको इस्तेमाल करते हैं लेबॉरेटरी में. तो इसमें 16 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में होते हैं. तो उसका क्लोरोप्लास्ट दैट इज सुपायरल शेप. अगर उसका क्लोरोप्लास्ट किसका? सुपायरोगाइरा का क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखेंगे, इट इज सुपायरल इन शेप. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपायरोगाइरा. इसी पर इसका नाम कभी कोई आपसे पूछ सकता है, व्हाई सुपायरोगाइरा इज कॉल्ड एज सुपायरोगाइरा, ऑन व्हाट बिहाफ. सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. तो इसमें कितने होते हैं? 16. तो कुछ प्लांट सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अप टू 100, कुछ में 60 पर सेल में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. तो हम ये कहेंगे मैं बताऊंगा वो शेप है दैट शेप. तो यहाँ पर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 16, इट मे बी 20, इट मे बी 60, इट मे बी 100. क्लियर? सो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. उसके बाद हम ले लेंगे इसकी शेप. नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज शेप. तो शेप जो है ये भी कांस्टेंट हर एक स्पीशीज में नहीं होती है. शेप आल्सो वेरीज फ्रॉम, आप ये लिखो, शेप आल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. यही क्लामाइडोमोनास अगर हम ले लेंगे, इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है ना. जो ये क्लामाइडोमोनास ले लेंगे, इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है. इसकी शेप है दैट इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर. अगर हम सुपायरोगाइरा ले लेंगे, उसमें स्पाइरल शेप है. ठीक है? कुछ ऐसे भी उनमें दूसरे किस्म के शेप्स होंगे. सो वी कैन से जो शेप है इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बिटवीन द स्पीशीज, बट इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. तो अगर साइज हम ले लेंगे यहाँ पर, साइज रेंज फ्रॉम 2 to 4 micrometer or microns. Size ranges from 2 to 4 microns. हालांकि आपके एनसीईआरटी से ये नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एडिशन थोड़ा बताऊं मैं. तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर ले लेंगे यहाँ पर. स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे. इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, हाई पावर माइक्रोस्कोप
लो पावर माइक्रोस्कोप इसमें हम नहीं देख पाएंगे। वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दैट माइक्रोस्कोप जहाँ वो पावर जो इसका है वो बहुत ही हाई हो। तो जब इसमें देखते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, मान लो आउल शेप्ड स्ट्रक्चर, तो इस क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन होते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट जिनको आप, इट इज a double membrane structure. It is a double membrane structure, that is it's covered by two membranes. This is called as outer membrane. This is called as inner membrane. So there are two membranes. The outer one called as outer membrane and the inner one called as inner membrane. Between these two membranes there is a space between outer and inner membrane. There is a space. That space is called as periplasmial space. Periplasmial space. तो अगर हम अंदर घुसेंगे तो एक और पॉइंट मैं यहाँ कहूँ, जो सेल है चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसमें जो सेल ऑर्गेनिज होते हैं उनका अपना अपना मेंबर होता है, ये मेम्ब्रेन होता है। अगर न्यूक्लियस ले लेंगे उसके भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ले लेंगे उसके भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे उसके भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, या हम कहेंगे नटशेल ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनिज हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, बट देयर आर टू सेल ऑर्गेनिज। आपने शायद पढ़ा होगा, वन इज कॉल्ड एज राइबोसोम, सेकंड इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। ये दो सेल ऑर्गेनली इनका अपना मेम्ब्रेन नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनलीज। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनलीज। दीज आर कॉल्ड एज membrane. So these are two cell organelles. Number one, ribosome. Number two, centriole. They do not have their own membrane. So these are called as membrane-less organelles. बाकी जो भी सेल ऑर्गेनली है उसका अपना मेम्ब्रेन होता है, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट उसके भी दो मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो अब हम घुस जाएंगे अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हम पहला तो हम क्रॉस करेंगे क्या, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद पेरिप्लास्मियल स्पेस ये भी क्रॉस करेंगे, और इसके बाद इनर मेम्ब्रेन। अब हम जाएंगे अंदर क्लोरोप्लास्ट में। आप भूल जाओ हम क्लासरूम में हैं, आप ये दिमाग में रखो, वी आर इन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहाँ हम देखेंगे देयर इज ए फ्लूइड सबस्टेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन, देयर इज ए फ्लूइड सबस्टेंस। सो दैट फ्लूइड सबस्टेंस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। Inside the membrane there is a fluid substance. That fluid substance is called as matrix, or it is also called as stroma. It is called as stroma. तो ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स जो है, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है या स्ट्रोमा होता है, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। इट कंटेन्स नंबर वन प्रोटीन्स, it contains proteins. Number two, it contains enzymes. क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हम जब पढ़ेंगे उस वक्त हम देखेंगे कौन सा एंजाइम हमें चाहिए। तो वो एंजाइम दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मकदार में एंजाइम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिबिस्को। ये भी पॉइंट नोट कर लो, रिबिस्को, रिबिस्को, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और बिस भी कभी आती है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कभी आप ये भी देख सकते हैं, बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसका फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और बिसफॉस्फेट भी आप देख सकते हैं।
तो दुनिया में या वर्ल्ड में जो जितने भी एंजाइम्स प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो उनमें कंसंट्रेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा ये रिबिस को पाया जाता है, जिस आप 16%। अगर प्लांट हम ले लीजिए, प्लांट में मान लो 100 एंजाइम्स आर देयर, तो इन एंजाइम्स में जो रिबिस्को है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो लिहाजा रिबिस्को के एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज एनहाइड्रेस, आपने सुना होगा नाम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनहाइड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज फास्टेस्ट एंजाइम। ये दो पॉइंट्स आपको, कंसंट्रेशन के एतबार से रिबिस्को आता है, रिएक्शन के एतबार से एनहाइड्रेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज फास्टेस्ट एंजाइम। तो यहाँ पर इसकी मकदार ज़्यादा होती है, क्लियर। तो उसके बाद इसमें डीएनए भी होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसमें आरएनए भी होता है, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम्स जो यहाँ पर हैं, दे आर ऑफ 70s। आपने राइबोसोम्स पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, तो वहां पर हम देखते हैं राइबोसोम दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 80s एंड 70s है ना, दैट्स कॉल्ड एज एस फॉर सेलुलर यूनिट। तो ये है फर्दर 40s एंड 60s, ये फर्दर 30 एंड 50s। तो अगर हम इसको जमा करेंगे, सम 40 + 60 100, यहाँ पर जमा करेंगे 80, then why this called as 80, this called as 70? सुना है कभी कोई आपको पूछेगा, 80s जो है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, इसमें पास 2 स्मॉल सब यूनिट्स, वन इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट 40s, सेकंड इज कॉल्ड एज 80s। अगर इसकी बात हम करेंगे ये 30s एंड 50s, अगर इनको हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, इट बिकम्स 100, दैट बिकम्स 80, देन व्हाई दे आर कॉल्ड एज 80 एंड 70? सुना है? सुनो, जब हम ये दो सब यूनिट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी बात हम करेंगे 40 एंड 60, तो अगर हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का वर्ड सुना है? सेंट्रीफ्यूगेशन, जब कोई पेशेंट होता है डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ डॉक्टर से कहता है कि आप यूरिन एग्जामिनेशन कर लो, तो वो क्लिनिक पर जाता है ये स्पेसिमेन लेके, तो वहाँ जब उस क्लिनिक वाले से कहता है मुझे यूरिन एग्जामिनेशन करना है, तो उसको टेस्ट ट्यूब देता है, वो उसमें यूरिन डालता है थोड़ा सा, तो फिर उसका वो एपेलेट्स है उसमें रखता है, फिर उसको घुमाता है, देखा है, बहुत बार घुमाता है। सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन वो नहीं चलेगी, यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन चलेगी। तो यहाँ पर एपेलेट्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, तो इनको हम घुमाते हैं। तो जो घुमाने के बाद क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद हम छोड़ेंगे, आप इनका रेस्ट देंगे, इनका रेस्ट देने के बाद इनकी सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये बॉटम पर आएगा, ये यहाँ पर स्केल लगी हुई है, इस पर रीडिंग्स है, जब ये बॉटम पर सेडिमेंट होते हैं दोनों, तो रेट जब आती है स्केल पर 80, रेट क्या आती है 80, सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज 80s। सिमिलर जब हम ये 70s लेते हैं, इसके दोनों सब यूनिट्स, जब हम इनको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेडिमेंटेशन जब उनकी होती है, रेट जब स्केल पर आती है दैट इज 70, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज 70 एंड दैट इज कॉल्ड एज 80, क्लियर। सो यहाँ मैंने कहा ये जो क्लोरोप्लास्ट इसके मैट्रिक्स में है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, इसमें राइबोसोम्स हुआ हमने बताया 70s राइबोसोम। तो इसमें डीएनए है, इसमें आरएनए है, सेल में भी जो न्यूक्लियस लेंगे वहाँ पर भी डीएनए होता है ना। तो ये कुछ फंक्शंस खुद करता है, क्लोरोप्लास्ट कुछ फंक्शंस खुद ही कर रहा है, डिवाइड मतलब खुद ही होता है डिवाइड, लेकिन कुछ गाइडेंस से न्यूक्लियस से लेता है, लेकिन ज़्यादातर खुद ही डिवाइड होता है। तो इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, पॉइंट नोट कर लो, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। The chloroplast is called as semi-autonomous cell organelle। वो भी है दूसरा सेल ऑर्गेनेल, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए पाया जाता है, उसमें भी राइबोसोम्स है, दे आर आल्सो 70s।
माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 राइबोसोम्स होते हैं, तो वो भी सेमी ऑटोनॉमस। दीज आर टू सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस। ये भी कभी किया एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव आता है। तो इस मैट्रिक्स स्ट्रोमा, तो उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर सो लॉग लाइक स्ट्रक्चर, लकड़ी जैसे, मतलब आएंगे हम एक के बाद दूसरा रखेंगे, दूसरे का भी ना माना पाओगे अनदर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रानम। दिस कॉल्ड एज ग्रानम। जो यहाँ पर एक हम स्ट्रक्चर ले लेंगे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अनदर, these are called as thylakoids. These are called as thylakoids. आया यहाँ थाइलोकॉइड? तो यहाँ थाइलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट में जमा होते हैं, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। तो ये क्या बनाते हैं? ग्रानम। एक को क्या कहेंगे? ग्रानम। सो ग्रानम इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलोकॉइड्स। जब थाइलोकॉइड एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, सो इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रानम। तो इसमें एक ही ग्रानम नहीं होता है, देयर में बी अप टू 60 ग्रानम। सो यहाँ पर और एक ग्रानम होगा, मान लो यहाँ पर और एक ग्रानम होगा, यहाँ पर और एक ग्रानम होगा, है ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज। कुछ में 2, 10, 15, 20, 40 आप होंगे ग्रानम। सो मोर देन वन इज कॉल्ड एज ग्राना। मोर देन वन इज कॉल्ड एज ग्राना। सो देयर मे बी अप टू, ये लिखो, अप टू 60 grana in a chloroplast. There may be up to 60 grana in a chloroplast. तो ये थाइलोकॉइड जो है, इसी थाइलोकॉइड में क्लोरोफिल होता है। ये थाइलोकॉइड जो है, इसी थाइलोकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी थाइलोकॉइड में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अगर हम देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ ये बताऊँ आपको, ये दो रिएक्शंस में होती है जो हमने बाद में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 reactions. One is called as light reaction, other is called as dark reaction. And the photosynthesis takes place, ये हमने पढ़ना है बाद में, so आप लिख लो सिर्फ। One is called as light phase or light reaction, second is called as dark phase or dark reaction. तो light phase means ये तभी होगी जब इस पर लाइट पड़ेगी, है ना। It is light dependent हम कहेंगे, it is light dependent, so it is also called as photochemical process. ये आप भी पॉइंट लिख लो, the light reaction is called as photochemical reaction. It is called as photochemical reaction. Why? Because it takes place in the presence of light. लाइट के बगैर ये नहीं हो सकती है। तो ये इस ग्राना में होती है। कौन? इट टेक्स, आप इस तरह लिखो, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना और ग्राना, इट टेक्स प्लेस इन ग्राना। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, लाइट फेस टेक्स प्लेस इन। तो इसके बहुत से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी ये होगा इट टेक्स प्लेस, नीचे ग्राना होगा, और यहाँ पर थाइलोकॉइड हो सकता है, तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट थाइलोकॉइड है। अगर दोनों आ गए साथ साथ, मतलब ग्राना भी आ गया, थाइलोकॉइड भी आ गया, क्योंकि ग्रानम किसका बना हुआ है? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड में क्लोरोफिल होता है, तो अप्रोप्रिएट एग्जाम में भी थाइलोकॉइड। तो इसके बाद सेकंड इज डार्क फेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू केमिकल रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अभी हमने फोटोसिंथेसिस बताई यहाँ पर, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 O6 प्लस, हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, इसमें क्या क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर हम इसको ग्लूकोज बनाएंगे तो क्या इसको देना है, और एक ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें क्या क्या है? कार्बन एंड, तो आप किस चीज़ की जरूरत है? हाइड्रोजन। वो कहाँ से आएगा?
वाटर से आएगा, मैंने ये भी कहा ना वाटर एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर, तो वाटर से यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर। तो वाटर से क्या बनता है, एक तो हाइड्रोजन आता है, दूसरा इससे O2 ऑक्सीजन इवालो, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव आती है, मैंने कल डिटेल में पढ़ाया, जो ऑक्सीजन इवालो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑब्जेक्टिव आता है वो नीट में और बोर्ड में भी, जो ऑक्सीजन इवालो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सपेरिमेंट हमने कल मैंने आपको वो रिएक्शन बताई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वो मैंने आपको कल बताई। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ये देखो आप, ये जो स्ट्रोमा मैंने बताया, क्योंकि इसे एंजाइम्स की जरूरत है, तो एंजाइम कहाँ पर है, स्ट्रोमा में है। सो ये डायरेक्ट रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, डायरेक्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, क्लियर। तो ये ग्रानुल जो है ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा हुआ, ये तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक ग्रानुल दूसरे ग्रानुल से जुड़ जाता है, ये इससे जुड़ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो इनको एसोसिएट करने में रोल प्ले करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमिले, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमिले, or it is also called as FITS, FRITIS, FITS, तो NCERT पे नहीं दिया है लेकिन डेफिनेशन में दिया गया है। It is called as stromal lamellae, यहाँ पर it is called as stromal lamellae, ये दो ग्रानम को एसोसिएट करने में रोल प्ले करता है। तो इसके अलावा इसमें बताया मैंने एंजाइम्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, इसमें के अलावा उसमें कभी कभी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, कभी कभी स्टार्च इसमें होता है, तो फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और दिस इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एनी क्वेश्चन? अरे आपने इसका स्ट्रक्चर डिटेल में थोड़ा मैंने बताया, आपने इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा होगा किसमें, सेल बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी में। यहाँ मैं सब मुनासिब समझा कि थोड़ा इसमें बताऊँ। कोई क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन और फुल ऑफ कन्फ्यूजन है? चलो, सो दिस सेकंड पार्ट टुडे, तो कल हम इसको कैरी करेंगे, तब तक के थैंक यू।